Hi everybody. Just we are providing online classes for 10th class and 12th class as well. We are also providing online classes for Navy, Air Force and defenses. So I just recommend all of you to go to our app and just try to look all our courses already provided there. Here we have a poem to be discussed, My Good Right Hand, poet है चार्ल्स मेके. Here ये हम लोग बातचीत करेंगे. ये 10वीं कक्षा का एक कोर्स है हमारे पास में और 10वीं कक्षा में एक पोएम हमारे पास दी हुई है. इनफैक्ट इन द 10th class we have been just given 5 poems. Each and every poem has their distinct matter. But today we would just discuss something about the very first poem for 10th class named My Good Right Hand, poet होगा चार्ल्स मेके. In fact we are just looking at Charles Mackay's portrait. He just belongs to Scotland. याद कीजिएगा वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और उन्होंने My Good Right Hand नाम से अपना यहाँ पर दिया है. सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि My Good Right Hand मीन्स क्या. एक तो ये होता है कि सीधा सा हम लोग कहें कि My Good Right Hand. मैं इससे अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाने के लिए कुछ लिखूंगा. इट मीन्स इट इज नॉट माई गुड राइट हैंड ओनली. ये केवल मेरा दाहिना हाथ ही नहीं है. ये है इट जस्ट स्टैंड्स फॉर वर्क हार्ड डन बाय माय गुड राइट हैंड. ये है कि मैंने जो मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर जो इस दाहिने हाथ की सहायता से किया जा रहा है. ये सिंबॉलिक अर्थ होगा. पॉइंट हमारे सामने है, हम लोग उसको चेक करते हैं. यहाँ पर चार्ल्स मैके जो है वो एक डिटेल दे रहे हैं. सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि राइमिंग स्कीम के ऊपर चेक करते हैं. एक शब्द यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RHY राइमिंग स्कीम. इस राइमिंग स्कीम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम लोगों को कोई पोएम मिलती है, whenever just we get some poem, we would have to look at the last word of the line. हमें एक लाइन के लास्ट शब्द को देखना पड़ेगा. यहाँ हमारे पास एक साउंड आ रहा है कंप्लेन. चेक कीजिएगा कंप्लेन. एन की ध्वनि आ रही है. द सेम साउंड लाइक एन वी वुड गेट समथिंग इन द नेक्स्ट ऑफ द लाइन. यहां पर आप चेक कीजिएगा व्हेन. पहली लाइन में आया कंप्लेन. लास्ट वर्ड पे जाइएगा और उस लास्ट वर्ड पे जाने के बाद आपको एक साउंड मिलेगा जैसे कंप्लेन. एन की ध्वनि आ रही है, वो एन की ध्वनि व्हेन में भी आ रही है. जैसे ही हमने देखा कि दो लाइनों के अंदर एक जैसे शब्द आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे राइमिंग स्कीम. और पहली लाइन से हम लोग अपना जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं उनको लिखना शुरू करेंगे. जैसे कंप्लेन, इसमें हमारे पास ए की ध्वनि मान लेते हैं. फर्स्ट जो लाइन है उसको हम लोग ए दे देते हैं. सेकंड लाइन में भी वेन आ रहा है, उसको भी हम लोग ए दे देते हैं. लेकिन थर्ड लाइन को देखिए आप लोग. यहाँ थर्ड लाइन में आपके पास एक साउंड आ रहा है कोल्ड. इसमें हम लोग कै को अलग कर देते हैं तो ओल्ड जैसी ध्वनि आ रही है. ये ओल्ड जैसी ध्वनि गोल्ड में भी, दोनों शब्द कोल्ड और गोल्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. लेकिन ये दोनों जो ध्वनि है वो वेन और कंप्लेन से अलग है. अलग होने से हम उसको नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे. यहाँ हम लोग इसको दे देते हैं बी. लेकिन जैसे हम लोग अगली लाइन में आते हैं हमारे पास साउंड बदल जाता है और साउंड आ जाता है साइड. ये साइड न तो एन के साथ मैच कर रहा है न ओल्ड के साथ मैच कर रहा है. इसका अपना अलग साउंड है. अलग साउंड होने से हम इसको नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे सी. अब देखिएगा साइड के साथ बीटाइड. ये जो बीटाइड आ रहा है ये बीटाइड और साइड एक जैसा वर्ड आ रहा है, एक जैसा साउंड आ रहा है. ये जो साउंड है मैचिंग साउंड इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम. यहाँ पर हम लोग इसका साउंड देंगे, इसको भी सी. और लास्ट में सेंड और हैंड. यहाँ एंड जैसी एक ध्वनि हम लोगों को मिल रही है. इसको हम लोग नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे क्योंकि अब तक के जो साउंड आ रहे हैं उनसे ये बिल्कुल ही अलग है. और जब ये बिल्कुल ही अलग आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट अल्फाबेट देंगे डी और डी. इस प्रकार से हमारे पास चार लाइन यहाँ पर चार लाइन के दो स्टेंजा यहाँ पर कवर हो जाते हैं. ध्यान दीजिएगा. इन द पोएम माई गुड राइट हैंड जस्ट वी हैव 16 ऑफ द लाइन्स दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. यहाँ एक शब्द और लिख दो QUATRAIN क्वाड्रेंट. इसका अर्थ क्या होता है वो हम लोग समझते हैं. एक कविता के अंदर 4 लाइनों के जो पद बने हुए होते हैं उन 4 लाइनों के एक पद को कहा जाता है क्वाड्रेंट. यानी ए स्टेंजा ऑफ 4 लाइन. इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन दे STAN
ZA, a stanza of 4 lines, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इस पूरी पोएम के अंदर जस्ट वी हैव बीन गिवन 4 ऑफ द क्वाड्रेंट्स टू कंप्लीट द होल पोएम। इस पूरी कविता को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेंजा है, थोड़ी देर में हम लोग दूसरे जो 2 स्टेंजा उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। इन द होल पोएम माई गुड राइट हैंड, ये जो कविता हमारे पास माई गुड राइट हैंड, चार्ल्स मैके इज गिविंग ए डिटेल अबाउट हिज हार्ड टाइम। चार्ल्स मैके जो है, जो स्कॉटिश पोइट है, वो अपने कठिन समय के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर यूज्ड टू सम टाइम, कुछ ऐसा समय हुआ करता था व्हेन चार्ल्स मैके अनफॉर्चुनेटली हैड फॉलन इनटू पॉवर्टी, जिसमें वो गरीबी के अंदर आ गए थे। एंड नोबडी हेल्प हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। एवरीबडी वाज जस्ट गेटिंग अफ्रेड ऑफ नॉट बीइंग रिटर्न द मनी वंस अगेन टू चार्ल्स मैके फ्रॉम चार्ल्स मैके। हर कोई घबरा रहा था कि चार्ल्स मैके वापस उनका पैसा नहीं लौटाएगा। ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली चार्ल्स मैके जस्ट बिलीव्ड इन 2 ऑफ द थिंग्स। चार्ल्स मैके ने 2 चीजों में विश्वास किया। द फर्स्ट वन इज बिलीव इन गॉड, पहला था भगवान में विश्वास, एंड द सेकंड वन इज बिलीव इन गुड राइट हैंड। इट मींस वर्क हार्ड, इसका अर्थ होगा मेहनत। चेक करते हैं एक एक लाइन को। आई फेल इनटू ग्रीफ, ये पोएम फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है। फर्स्ट पर्सन आई स्टैंड्स फॉर चार्ल्स मैके, यहाँ चार्ल्स मैके के लिए स्टैंड कर रहा है आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में आ गया था। फॉल, फेल, फॉलन, दुख में गिर गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, फिर क्या हुआ, जैसे ही कवि को दुख आया कवि शिकायत करने लगा। इस लाइन को हम लोग पूरा समझने की कोशिश करते हैं। 10वीं क्लास के अंदर अलग से एक एक्सप्लेनेशन का टॉपिक आता है, जिसमें 4 लाइन दे दी जाती है। उनके लिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन विद्यार्थी को लिखनी पड़ती है। उसमें एक सेंटेंस के लिए हमें 2-3 वाक्य सोचने पड़ेंगे कि अल्टीमेटली हाउ वी कैन जस्ट राइट मोर सेंटेंसेस देन द गिवन सेंटेंसेस। जितना दिया गया है उससे ज्यादा हम वाक्य कैसे लिख पाए। हियर द पॉइंट इज जस्ट गिविंग ए डिटेल, यहाँ कवि एक डिटेल दे रहा है कि सम टाइम he started getting all problems, कई बार ऐसी स्थिति आई कि वो कुछ समस्याओं का सामना करने लगा। That's why he describes, इसीलिए वो वर्णन करता है कि he had fallen into grief. Grief, sorrow, इसका अर्थ होगा दुख, SORROW, sorrow, कि वो दुखों में आ गया था। And as a result he started making all complaint to the others, और वह दूसरों से शिकायत करने लगा। Began to complain, शिकायत करने लगा। I looked for a friend, हमारे पास एक शब्द आ रहा है looked for, इसका अर्थ होता है search for, trace for, discover for। उसने तलाश किया a friend, उसने एक मित्र की तलाश की। But I sought him in vain, लेकिन मैंने उस तलाश को व्यर्थ पाया। हमारे पास एक शब्द आया हुआ है sought, TRIED, try to find, पाने की कोशिश की। यहाँ जो हमारे पास वर्ड है sought, ये है seek का सेकंड फॉर्म, SEEK, seek मीन्स तलाश करना। try to find उसका सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। I tried to find him in vain, लेकिन जो तलाश चल रही थी एक मित्र ऐसा मिल जाए कि जो उसकी मदद कर सके। But nobody came forward to help the poet, कोई कवि की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। Ultimately the poet found that, कवि ने पाया कि his search is futile, कि उसकी जो तलाश है वो व्यर्थ चली गई। So companions were shy, shy means indifferent, one who is not willing to help the other, जो दूसरों की मदद करने का इच्छुक नहीं हो। shy शर्मिला, लेकिन हम लोग यहाँ शर्मिले का अर्थ लगाएंगे उदासीन। companions कहते हैं friends, fellows, all the friends were indifferent, सभी जो मित्र है वो उदासीन थे। and acquaintance were cold, acquaintance familiar person, परिचित व्यक्ति। the members of the family are called acquaintance, परिवार के जो सदस्य हैं उनको कहा जाता है acquaintance। were cold, वो भी उदासीन थे, means nobody was just paying real help, or I must just say economical help to the poet when he had come into poverty, जब वो गरीबी में आ गया था किसी ने उसकी मदद नहीं की। Everybody was just looking indifferent to his needs, हर कोई उसकी जरूरतों के ऊपर
बिल्कुल उदासीन नजर आ रहा था। दे गेव मी गुड काउंसल, काउंसल का होता है एडवाइस। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कवि को क्या आवश्यकता थी। द पोइट वॉज इन नीड ऑफ मनी, कवि धन की आवश्यकता में था। बट एवरीबडी वॉज जस्ट गिविंग हिम एडवाइस, हर कोई उसे सलाह दे रहा था। बट डेडिड देयर गोल्ड, डेडिड कहते हैं अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अपना पैसा देने से भयभीत था। गोल्ड मीन्स मनी और कैश। जस्ट टू मेक द राइमिंग विद द वर्ड गोल्ड, द पोइट हैज यूज्ड वर्ड गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड को राइमिंग करने के लिए कवि ने यहाँ पैसे के लिए यूज किया है गोल्ड। एवरीबडी वाज जस्ट गेटिंग हेजिटेट, हर कोई हिचकिचा रहा था टू प्रोवाइड रियल और इकोनॉमिकल हेल्प टू द पोइट चार्ल्स मेके। यहाँ पर हमारे पास 4 लाइन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कवि ने एक अपनी आर्थिक स्थिति, खराब आर्थिक स्थिति के बारे में बातचीत की, अपनी तलाश के बारे में बातचीत किया, और उसकी तलाश कैसे व्यर्थ चली जाती है उसके बारे में भी कवि ने यहाँ पर कहा है। The poet has also given a detail about the behavior of common relatives and friends, जो सामान्य मित्र थे और जो संबंधी थे उनके बारे में भी कवि ने यहाँ पर एक लाइन में अपनी बात रखी है कि companions were shy and acquaintances were cold, और परिचित जो है वो उदासीन थे। Ultimately, the poet started getting a spirit, अंत में कवि को एक ऐसी भावना प्राप्त हुई और उसके साथ में the poet started getting a positive change in his attitude, कवि के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आ गया। यहाँ देखें let them go, उन्हें जाने दो। Here the poet has got a positivity inside his soul, उसकी आत्मा के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आया। Let them go, I exclaimed, the poet shouted that he would not care for the friends, कि वह मित्रों की परवाह नहीं करेगा, and he would not take care of the relatives, और वह अपने संबंधियों की परवाह नहीं करेगा। I have a friend at my side, मेरे पास में भी एक फ्रेंड है। Here the poet is just giving a detail how he has come out from his poverty, कि कैसे वो अपनी गरीबी से बाहर निकल आया था। In fact he had got a friend at his side, उसे लगा कि मेरे पास में भी एक मेरा मित्र है। To lift me, to make me happy, लिफ्ट का मतलब होता है टू मेक हैप्पी, टू मेक हैप्पी, और कवि को खुश करने के लिए एंड मी, एंड कहते हैं हेल्प, और कवि की मदद करने के लिए भी एक उसका मित्र था। इनफैक्ट ऑल द फ्रेंड्स वर जस्ट गिविंग नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू द पोइट, जितने भी संबंधी थे वो कवि को सकारात्मक उत्तर नहीं दे रहे थे उसकी आवश्यकता पर। फिर भी एक मित्र था, वो मित्र कौन था? थोड़ी देर बाद हम लोग लास्ट के 2 लाइन में देखते हैं। वॉट एवर बीटाइट, एक शब्द आ रहा है बीटाइट, HAPPEN, हैपन, जो कुछ भी घटित हो जाए उसमें हमारी मदद करने के लिए हमारा एक मित्र हमेशा हमारे साथ रहता है। आपके पास में भी है, मेरे पास में भी एक मित्र हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या नाम है उस मित्र का? देखते हैं। टू ट्रस्ट, यहाँ एक लाइन के अंदर कवि दुनिया को आईना दिखा रहा है कि अल्टीमेटली वी जस्ट कांट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक हेल्प, हम आर्थिक मदद के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं रह सकते। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, वो जमीन के ऊपर भवन बनाने जैसा है। याद कीजिएगा, जब भी हम लोग मकान बनाते हैं तो हमें एक फाउंडेशन, एक नींव की आवश्यकता होती है। हम सीधे मिट्टी के ऊपर मकान नहीं बनाते हैं। मिट्टी के ऊपर सीधा मकान बनाना जैसा अविश्वसनीय काम दुनिया के ऊपर विश्वास दिखाने जैसा है। Here the poet is just giving a detail that we can't make a house construct directly on the sand, सीधे सीधे मिट्टी के ऊपर हम लोग अपना मकान नहीं बना सकते। So we can't have a belief in the world, उसी प्रकार से हमारे पास दुनिया का भी विश्वास नहीं हो सकता है। I will trust, यहाँ पर वो बात आ रही है कि फ्रेंड कौन सा है, कौन कौन से ऐसे 2 फ्रेंड है जिसने कवि को हेल्प किया था। I will trust, मैं विश्वास करूंगा। ट्रस्ट, I will believe, यहाँ पर हमारे पास शब्द है BELIEVE, I will believe,
या आई विल ट्रस्ट या आई हैव फेथ, कुछ भी कह दीजिए। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, यहां पर इन हेवन का मतलब इन गॉड, मैं केवल और केवल भगवान में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और अपने अच्छे दाहिने हाथ के अंदर। हियर द पॉइंट हैज गॉट ए पॉजिटिविटी कंप्लीटली, दैट ही हैज टू ऑफ द थिंग्स टू बी बिलीव्ड, उसके अंदर विश्वास किए जाने के लिए दो चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज गॉड एंड सेकंड वन इज his own good right hand. It means the work hard with done by his good right hand. अच्छे दाहिने हाथ द्वारा की जाने वाली अच्छी मेहनत। एक रैपिड हम लोग रिवाइज करते हैं यहाँ पर। पहली जो 4 लाइन है, उन पहली 4 लाइनों के अंदर कवि अपनी गरीबी की स्थिति के बारे में, साथ में अपनी तलाश और जो मित्र थे उनके नकारात्मक रवैयों के बारे में, और अंत में उसके अंदर जो एक पॉजिटिव सेंस आया हुआ है उसके बारे में कवि बातचीत कर रहा है। हम शिफ्ट करेंगे अगली 8 लाइनों के बारे में। मैं थोड़ी देर में इसको मिटा देता हूँ। हम लोग यहाँ पर सेकंड जो पार्ट बचा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास पॉइंट वापस आ गई हमारे पास पॉइंट। इस पॉइंट में जो हम लोग राइमिंग स्कीम कर रहे थे, वो राइमिंग स्कीम अभी भी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। आप लोग यदि यहाँ देखें स्पाइट, तो ये जो स्पाइट का जो साउंड आ रहा है, ऐसा कैसा साउंड लाइट में भी है। वापस आ गया पेन और अगेन, वन और सन, और यहाँ पर हम लोग ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, बी, चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर। आई नीड देम नो मोर, ये लाइन यहाँ से नीचे उतरेगी, इसीलिए ये अंडरस्टैंड और हैंड यहाँ जाते हुए हमारे पास ये राइमिंग स्कीम कंप्लीट हो जाती है। लास्ट की 8 लाइन को भी हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। उसके पहले एक बार थोड़ा सा वापस चेक कर लेते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा, अर्थ समझते हैं स्टेंजा। स्टेंजा का अर्थ होता है पद। 4 लाइन का जो स्टेंजा है जिसको पद कहा गया था, दूसरा जो 4 लाइन थी उसके अंदर द पोएट स्टार्टेड गेटिंग ए पॉजिटिविटी ओनली विद हिज बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन हिज गुड राइट हैंड। जो कवि ने अपने दाहिने हाथ के अंदर जो विश्वास दिखाया था, उस विश्वास के बाद उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पॉजिटिविटी, और उसकी जो पॉजिटिविटी थी उसका परिणाम क्या हुआ। जस्ट वी हैव ए मैटर इन द थर्ड स्टेंजा। अगली जो 4 लाइन है उन 4 लाइनों के अंदर हम चेक करते हैं। माई करेज रिवाइव्ड, रिवाइव टू गेट बैक, मेरा साहस पुनः लौट आया। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनः लौट आया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, डिस्पाइट इन स्पाइट हो, के बावजूद भी, इन स्पाइट ओ, के बावजूद भी। ये जो शब्द आ रहा है इन स्पाइट हो, इस हम लोग यहाँ देखेंगे फॉर्च्यून का मतलब या मिस फॉर्च्यून से हम लोग यूज करेंगे। उसका जो दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य के बावजूद भी द पोएट स्टार्टेड गेटिंग ए पॉजिटिविटी ओनली आफ्टर हिज बिलीफ इन 2 ऑफ द थिंग्स। द फर्स्ट वन इज गॉड एंड सेकंड वन इज हिज ऑन गुड राइट हैंड। उसका साहस पुनः लौट आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा हाथ इतना ताकतवर था। एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितनी मेरी भावनाएं प्रसन्नचित थी। यहाँ लाइट का मतलब हल्के से नहीं है, चीयरफुल। हम लोग इसको यूज करें, लाइट मीन्स चीयरफुल, खुश, प्रसन्नचित। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और ये जो मेरी भावना आई है परिवर्तित, इसने मुझे दुखों से ऊपर उठा दिया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से ऊपर उठा दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचा लिया। इट सेव्ड, कॉमन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो अदर पार्ट। इसने मुझे दुखों से ऊपर उठा दिया। मीन्स ओनली इन बिलीविंग 2 ऑफ द थिंग्स, गॉड एंड गुड राइट हैंड, द पोएट हैज जस्ट कम आउट फ्रॉम हिज पॉवर्टी। कवि अपनी गरीबी से बाहर आ गया। He started showing a positivity in all activities, वो सभी कार्यों के अंदर एक सकारात्मकता को दिखाने लगा था। It fed me, ये जो एक शब्द आ रहा है हमारे पास fed, ये सेकंड फॉर्म है feed का। Feed means खिलाना।
और इसने मुझे खाना खिलाया, क्लेड मी पुट ऑन द क्लॉथ्स, कपड़े पहनाना, और इसने मुझे कपड़े पहनाए, अगेन एंड अगेन मीन्स इन ऑल कंडीशंस और एवरी टाइम, हर बार उसने कवि को खाना खिलाया, कवि को पोशाक दी। इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर बिलीविंग इन टू ऑफ द थिंग्स, गॉड एंड हिज गुड राइट हैंड, द पोएट स्टार्टेड गेटिंग ऑल फैसिलिटीज इन हिज लाइफ। ही हैड गुड क्लोथ्स टू बी वर्न, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। ही हैड गुड फूड टू बी फेड, और खिलाए जाने के लिए उसके पास अच्छा भोजन था। एंड he had just come out from his pain or sorrows, और वो अपने दुखों से और दर्द से बाहर निकल आया। ये एक पॉजिटिविटी थर्ड स्टेंजा के अंदर हमारे पास आ जाती है। चौथा स्टेंजा शुरू होता है। हिंदी में कहावत है, गंजेड़ी यार किसके, दम लगाए किसके। गांजा पीने वाले किसके मित्र होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसे मित्रों के बारे में बातचीत की गई है जो सेल्फिश फ्रेंड्स कहलाते हैं। यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वो मित्र जो मुझे छोड़ के जा चुके थे। देखिए, हमने पहले स्टेंजा में बातचीत किया था, द पोएट वाज लुकिंग फॉर ए फ्रेंड हु कुड हैव हेल्प द, जो कवि की मदद कर सकता था, बट नॉट ए सिंगल फ्रेंड हैज कम फॉरवर्ड, एक भी कवि का फ्रेंड आगे नहीं आया टू हेल्प द पोएट। यहाँ पर एज द पोएट हैड गॉट मच मनी, जैसे ही कवि के पास पैसा आया, द फ्रेंड्स जो मित्र थे, who had left me, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, came back everyone, प्रत्येक वापस आ गया। यहाँ हमारे पास selfish friend का अर्थ कवर हो जाता है। जितने भी मित्र छोड़ के जा चुके थे, as they have looked the poet cheerful, जैसे उन्होंने कवि को खुश देखा, with lots of money in his possession, अपने अधिकार में बहुत सारे धन के साथ, they started coming one by one to the poet, एक एक करके वो कवि के पास वापस आने लगे। And darkest advisors, यहाँ एडवाइजर्स सलाहकार, डार्केस्ट का मतलब काले नहीं है, सेल्फिश से हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर इसका अर्थ सेल्फिश स्वार्थी से लगाएंगे। और जो स्वार्थी सलाहकार थे, लुक ब्राइट एज द सन, वो सूरज के जितने चमकते हुए नजर आए। मीन्स एवरीबडी वांटेड टू गेट एन एसोसिएशन विद द पोएट, हर कोई कवि के साथ संबंध बनाना चाहता था। यहाँ पर एक चीज देखें, जैसे ही आपको लगता है कि कोई कंपैरिजन किया गया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और वह दो ऑब्जेक्ट के बीच में से तुलना हुई है, वो यदि एज और लाइक के साथ आए हैं, एज और लाइक के साथ, तो ये एक अलंकार कहलाता है इंग्लिश में, जिसको कहते हैं सिमिली। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा उपमा और रूपक अलंकार, वैसे इंग्लिश में अलंकार होता है सिमिली और मेटाफर। जब भी दो कंपैरिजन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो और हमने उसमें यूज कर लिया एज या लाइक में से कोई एक, जैसे यहाँ किया हुआ है, मित्रों की तुलना सूरज के चमकते हुए सूरज के साथ की गई है, यहाँ पर कवि ने सिमिली का प्रयोग किया है। एवरीबडी हु वाज इनडिफरेंट टू द नीड्स ऑफ द पोएट, प्रत्येक वो व्यक्ति जो कवि की आवश्यकताओं पर उदासीन था, वंस रियलाइज्ड, एक बार जब उन्होंने महसूस किया, द पोएट इज गेटिंग टू मच मनी, कि कवि के पास खूब सारा पैसा आ रहा है, एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग टू द पोएट वंस अगेन, हर कोई कवि के पास वापस आने लगा, सो दैट दे मे गेट एन एसोसिएशन, ताकि वो कवि के साथ एक संबंध कर सके। और यहाँ हम लोग लास्ट लाइन में शिफ्ट करते हैं, आई नीड देम नो मोर, इट इज द चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द पोएट, ये कवि का परिवर्तित रूप है, आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देम किसके लिए आया हुआ है, डार्केस्ट एडवाइजर्स के लिए, जो स्वार्थी मित्र हैं, मुझे अब उनकी आवश्यकता नहीं है। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सारे समझते हैं। मीन्स everybody has just understood, हर कोई समझ चुका है कि अल्टीमेटली पोएट इज डिपेंडिंग ऑन हिज ओन एफर्ट्स, कवि अपने ही प्रयासों के ऊपर निर्भर कर रहा है। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आपको एक प्रोनाउन चेक करना पड़ेगा, THEE, ये दी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन केस है, यू, उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, दाउ, ये होता है यू, दाई, ये कहलाता है योर, और दी,
ये होता है यू। अब हमें चेक करना है कि ये भी यू है वो भी यू है, तो ये हो यू है सब्जेक्टिव केस और ये यू है ऑब्जेक्टिव केस। और एक और आ जाता है THINE दाइन, ये दाइन कहलाता है योर्स। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन केस है जो आर्केइक वर्ड में यूज होते हैं, पुराने शब्द है, आजकल कम में यूज किया जाता है। लेकिन द पोएट जस्ट वांट टू थैंक हिज गुड राइट हैंड, कवि अपने अच्छे दाहिने हाथ को धन्यवाद देना चाहता है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हारा पर विश्वास करता हूँ। और विश्वास किसके ऊपर कर रहा है? वो है माई गुड राइट हैंड, अपने अच्छे दाहिने हाथ के ऊपर। इन दिस वे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द होल पोएम ब्रीफली। हमने संक्षेप के अंदर इस पूरी कविता का डिटेल यहाँ पर लिए। कुछ चीजें वापस हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। नेम ऑफ द पोएट चार्ल्स मैके, बिलोंग टू द कंट्री, किस कंट्री से? स्कॉटलैंड से। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहला जो स्टेंजा था, द पोएट इज गिविंग ए डिटेल अबाउट हिज पॉवर्टी, कवि अपनी गरीबी के बारे में बातचीत कर रहा है। एज वेल एज ही जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर ए फ्रेंड, वो अपने एक तलाश के बारे में बताता है। बट he gives a detail about the hesitation of his friends and relatives. But he believes in two things, वह दो चीजों में विश्वास करता है। The first one is God and second one is his own hard work done by his good right hand. In this way he got money, उसके पास पैसा आ गया। He started getting all comforts in life, उसके जीवन के अंदर सारी सुविधाएं आ गई। I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि you would just go through the whole poem once again and try to get every matter, आप प्रत्येक मैटर जो है उसको कवर करने की कोशिश करोगे। In fact our all hopes depend on you, हमारी सारी आशाएं अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। Don't forget द्रोणाचार्य तभी द्रोणाचार्य है जब उसके सामने अर्जुन जैसे योद्धा हो। हमें यदि द्रोणाचार्य बनना है तो हमें आप जैसे अर्जुन की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।